हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में नया चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. Settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlements flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of rivers? Indus, Tigris, Nile, and Havangi. Settlements can be permanent or temporary. Settlements which are occupied for a short period are called temporary settlements. The people living in deep forests, hot and cold deserts, and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting cultivation, and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कैसे नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे होल पूरी तरीके से, फॉर खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और घर के लिए। लेकिन जैसे जैसे अर्ली मैन को थोड़ा थोड़ा पता चला, उसने डिस्कवर किया, फायर डिस्कवर किया, उसने हंटिंग के लिए उसने स्टोन्स का यूज़ करना शुरू किया, तो उसे पता चला कि वो कैसे एक बेहतर लाइफ जी सकता है, कैसे अपनी ईज़ कर सकता है लिविंग। तो वैसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया तो उनको परमानेंटली उस जगह पे सेटल होना पड़ा। जैसे कि अगर पहले अर्ली मैन क्या था, वो खाने की खोज में यहाँ से वहाँ जाता रहता था। लेकिन जब उसको पता चला कि उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, जब उसने खेती करना शुरू किया, तो खेती के लिए उसको वहीं पे बैठना पड़ा। तो उसने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ पे पानी भी नज़दीक हो, वो एग्रीकल्चर भी कर सके, वहीं पे उसने अपना घर बना लिया। तो उसको हमने नाम दे दिया सेटलमेंट्स। यानी कि जो लोग थे उन्होंने एक सूटेबल जगह देखते थे जहाँ पे उनको पानी भी मिले, वो वहाँ की फर्टाइल ज़मीन हो, ज़मीन भी अच्छी हो जहाँ पे खेती कर सके, वहीं पे वो अपना घर बना लेते थे। जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस सिविलाइजेशंस भी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, रिवर्स के नज़दीक ही ज़्यादातर सिविलाइजेशंस हुई हैं। लोगों ने अपना रहने का जगह बनाया है पुराने ज़माने से। अब सेटलमेंट्स क्या होती थी, या तो परमानेंट होती थी या टेम्परेरी होती थी। टेम्परेरी हो गई जो थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट हो गई जो हमेशा वहीं पे रहते थे वो लोग। अब अगर कभी कुछ दिनों के लिए वो जंगल में जाते थे तो उसको वो बोलते थे टेम्परेरी सेटलमेंट, कि भाई हम कुछ दिन के लिए आए हैं यहाँ से खाने की चीज़ें लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए या कोई जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, उसको वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते थे। फिर उसके बाद वो फिर से अपने किसी जहाँ पे उनका खेती वेती करते थे वहाँ परमानेंटली चले जाते थे, उसको बोलते थे वो परमानेंट सेटलमेंट्स। वहाँ पर वो अपना घर बनाते थे। अब इसमें एक वर्ड पढ़ा हमने, ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में ये मीट देने वाले जानवर पालते हैं, या फिर शीप जिसको हम बोलते हैं, गोट बोलते हैं, या फिर जो दूध देने वाले जानवर जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, जो इनको पालते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, सर्दियों में वो गर्मी वाले एरिया में जाते हैं घास की तलाश में, बर्फ़ वाले एरिया से। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे इतना घास नहीं होता है, घास धूप से जल जाता है, तो वो थोड़े माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं। तो ऐसा जो ये मूवमेंट है दोनों सीजन्स में अलग अलग करने को हम बोलते हैं प्रोसेस को ट्रांसह्यूमेंस। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived.
tired, coughing, and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oh, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such traffic jam and such pollution in the cities?" "The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities." Mary's father, Mr. Thomas, Mary asked, "Then why are people coming to the cities?" Her mother replied, "They come looking for jobs, better education, and medical facilities." Mary further inquired, "If so many people keep coming to cities, where will all the people live?" Mr. Thomas said, "That is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities." Prasad said, "Our village may not have big cinema halls, well-equipped schools and good schools, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital." From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlement. The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work, and trading, etc. Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwellings wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forests, and regions of extreme climate. In rural areas, people build homes to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. Thick mud-walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. The towns are small and the cities are larger. Urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and cities of your state. अब इसमें एक बताई हुई है इन्होंने बात कि एक मैरी नाम की लड़की है, उसका बर्थडे होता है, उसकी एक फ्रेंड है गुरप्रीत जो कि थोड़ा लेट आती है उसका केक कट करने से पहले बर्थडे पार्टी में। तो जैसे ही वो सिटी में आती है उसके घर पे तो उसको कफ होता है और वो थोड़ी सी अनईजी हो जाती है, मतलब कि टायर्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गांव से आई होती है, उसको जहाँ पे वो रहती होती है वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। तो मैरी अपने पापा से पूछ रही है कि मिस्टर थॉमस से कि यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो वो कहते हैं कि हर एक कोई बेहतर एजुकेशन चाहता है, अच्छी जॉब चाहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहता है, इसलिए लोग गाँव से उठ के सिटी में आते हैं। लेकिन जबकि ये गलत है, अगर सब लोग सिटी में आ जाएंगे तो गाँव में कौन रहेगा और सिटी में कंजेशन हो जाएगा। जैसे आजकल सिटीज़ में रहने की जगह नहीं मिल रही है, पोल्यूशन बढ़ गया है, हर चीज़ का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जो हमने गंदगी फैला दी है, ज़्यादा प्लास्टिक निकलता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट के लिए भी, म्यूनसिपलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है ये चीज़ संभालना। तो इसीलिए जो गांव में रहते हैं उन्हें वहीं पे रहना चाहिए और गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए गांव में ही हर मेडिकल फैसिलिटी और स्कूल एजुकेशन पहुंचाना, एक सिटी लेवल के स्कूल जैसा, ताकि वो लोग शिफ्ट ना हो और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले उनके अपने लोकल लेवल पे। जैसे कि जो वहाँ की चीज़ें फेमस है उन्हीं में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अगर वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उनको उसी के बारे में नॉलेज दी जाए ताकि वो उसी एग्रीकल्चर के थ्रू वो ज़्यादा पैसा कमाएं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो सेटलमेंट्स, इससे जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इस दो पिक्चर्स है 7.2 और 7.3, इसमें आप देखो कंपैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट है। देखो सिटी में कितने जुड़े जुड़े मकान हैं, लेकिन गाँव में दूर दूर मकान है, सबको अपनी ज़मीन होती है, छत होती है, अपना वरांडा होता है, वहाँ बैठ के वो हवा ले सकते हैं। लेकिन सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर जगह पे अलग अलग टाइप के घर बनते हैं। अब जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे आपने देखा होगा टीन के मकान होते हैं, टीन वाली छत होती है जिसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया होता है कि अगर बर्फ़ पड़े वो नीचे गिर जाए। लेकिन जो गर्मियों में मकान होते हैं उनको अक्सर इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे थोड़ा जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ती है वहाँ पे सिंपल मकान होते हैं, छत वाले, रूफ्स वाले।
स्लोपिंग रूफ्स वहाँ नहीं होती हैं। जहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ पे लोग वैसे घर बनाते, थोड़े ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं, ताकि अगर पानी आए भी तो वो उनके घरों में ना घुसे। तो हर जगह पे अपनी उसके मौसम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।